जुलाई 1942 को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, यह बहुत संतोष की बात है कि अछूतों ने सभी दिशाओं में बहुत प्रगति की है। मैं उनमें से केवल 3 बातों का विशेष उल्लेख करना चाहूँगा। उन्होंने राजनीतिक जागरूकता प्राप्त कर ली है, जिसे भारत में कुछ समुदाय ही प्राप्त कर पाए हैं। दूसरे, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। तीसरे, वे देश के संस्थानों और लोक सेवाओं में स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यह प्रगति का ऐसा लेखा जोखा है जिस पर हम सभी को गर्व हो सकता है। यह एक ऐसी प्रगति है जिसके लिए हमें किसी को धन्यवाद नहीं देना है। यह हिंदुओं की दया पर का परिणाम नहीं है। यह एक ऐसी उपलब्धि है जो कि पूर्णतः हमारी अपनी मेहनत का परिणाम है। समुदायों की प्रतिस्पर्धा में प्रगति शक्ति का परिणाम होती है। यह शक्ति आर्थिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है अथवा राजनीतिक हो सकती है। क्या हमने अपनी शक्ति को बनाए रखने की शक्ति है? क्या हम में आर्थिक शक्ति है? मुझे पूरा विश्वास है कि हम में नहीं है। हम दलितों का एक वर्ग है। क्या हमारे पास सामाजिक शक्ति है? मैं आसक्त हूँ कि हमारे पास नहीं है। हम मानवता का विकृत भाग है। इसलिए एकमात्र वस्तु जिस पर हम अपनी निरंतर प्रगति के लिए निर्भर रह सकते हैं वह है राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हमारे उद्धार का एकमात्र रास्ता यही है और यह कि इसके बिना हम समाप्त हो जाएंगे। यदि वह प्रश्न है जिस पर हम सबको सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए, यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के मामले में हमारी संभावनाएं क्या है? यह बेहतर होगा यदि मैं उन शक्तियों का ब्यौरा दूं जो हमारी सहायता कर रही है और उन शक्तियों का भी जो हमारे विरुद्ध कार्य कर रही है। शक्तियों की जानकारी से आप अपनी नीतियां बनाने और अपने समर्थन को धीरे धीरे आगे बढ़ाने के संबंध में बेहतर ढंग से सक्षम हो सकेंगे। मैं आपको इस बात से बताना प्रारंभ करता हूं कि मेरी राजनीति का मुख्य आधार क्या है। मेरी राजनीति का आधार इस प्रस्ताव में निहित है कि अछूत हिंदुओं के कोई उप शीर्ष अथवा उपवर्ग नहीं है। वे भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक पृथक और अलग तत्व और उतने ही अलग और पृथक जितने की मुसलमान हैं और भारत के मुसलमानों के समान ही अछूतों को भी भारत के हिंदुओं की तुलना में पृथक राजनीतिक अधिकारों का हक है। यही मेरी राजनीति का मुख्य बिंदु है। कोई भी व्यक्ति जो इस बात को अपने दिमाग में रखेगा वह मुझे अथवा मेरी राजनीति को गलत नहीं समझेगा। अपनी राजनीति का मूल आधार बताने के पश्चात में उन शक्तियों के बारे में या विरोध के ब्यूरो दूं जो हमारे पृथक राजनीतिक अधिकारों के दावों के संबंध में हमारे पक्ष में अथवा विरोध में कार्य कर रहे हैं। शुरुआत गोलमेज सम्मेलन से करते हैं। वहां अछूतों के संबंध में क्या हुआ? वहां मेरे और गांधी के बीच में एक बहस हुई। गांधी ने कहा कि अछूत हिंदुओं का एक उपवर्ग है। परिणामतः यदि ब्रिटिश लोगों के हाथ से कोई शक्ति निकलती है तो वह हिंदुओं के पास अविभाजित रूप से आनी चाहिए, जिन पर अछूतों के हितों की देखभाल करने के लिए विश्वास किया जा सकता था। मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई स्थिति पूर्णतः भिन्न थी। मैंने कहा कि अछूत देश के जीवन में एक पृथक और अलग तत्व है। हिंदू जो कि हमारे परंपरागत शत्रु है, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और राजनीतिक शक्ति को उनके उत्थान के लिए उपयोग करना तो दूर की बात, बल्कि वे इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करेंगे और ऐसा ही था। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक था कि अछूतों और हिंदुओं के बीच राजनीतिक विभाजन होना चाहिए ताकि अछूतों को राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में प्राप्त हो जाए जिसका उपयोग वे अपने कल्याण के लिए कर सके अथवा जिसका उपयोग वे अपने आप को हिंदुओं की निरंकुशता और दमन से बचने के लिए कर सके। यह कहना पर्याप्त है कि गोलमेज सम्मेलन में अछूत जीत गए और गांधी हार गए। इसका बड़ा लाभ इस तथ्य में निहित है कि अछूतों को भारत के राष्ट्रीय जीवन में महत्व मिला और पृथक राजनीतिक अधिकारों का दावा करने की हकदारी भी मिली। सांप्रदायिक पंचायत का यही महत्व है। अब मैं उन शक्तियों के बारे में बताऊंगा जिनकी मंशा हमारी स्थिति को कमजोर करने की है। गांधी और गांधीवाद वह विषाक्त तथ्य है
जो हमारी स्थिति को कमजोर करने के लिए कार्य कर रहा है। पुनः समझौता पर हस्ताक्षर करने मेरे मैंने गांधी की जान बचाने में सहायता की, बल्कि गांधी ने एक ऐसे चतुर व्यक्ति के रूप में हस्ताक्षर किए थे जो किसी कठिनाई से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो। गांधी को मृत्यु से बचाने के बावजूद पुनः समझौता को अछूतों के लिए निर्धारित सिद्धांत को कभी सच्ची और ईमानदारी स्वीकृत नहीं दी। मैं चाहता हूं कि आप अपने मन में यह बात बैठा लें कि गांधी हमारे सबसे बड़े विरोधी है। दूसरा कारक जिसने कि आपकी स्थिति को कमजोर किया, निश्चित तौर पर हिज मजिस्ट्रेट की सरकार को दृष्टिकोण में परिवर्तन है। यह किसी की भी समझ से बाहर की बात है कि किस प्रकार से कुछ महीने में ही अछूत महत्वपूर्ण तत्व नहीं रह गए। यह अछूतों के साथ बड़ा धोखा है। प्रतिकूल चरित्र की एक तीसरी परिस्थिति भी है। एक समय था जब भारत में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के बीच हित समुदाय पर आधारित एकता की भावना थी, जिसमें मुसलमान समुदाय एक प्रमुख समुदाय था। यह एकता अब समाप्त हो चुकी है क्योंकि लीग का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका है। पाकिस्तान संबंधी संकल्प के पारित हो जाने के बाद से मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को एक समुदाय मानना बंद कर दिया है। यह मानती है कि मुसलमान एक राष्ट्र है। उसे न केवल हिंदू समुदाय बल्कि किसी अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से भी लेना देना नहीं है। लीग के दृष्टिकोण में इस परिवर्तन से अछूतों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़े। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने एक साथी खो दिया। मुस्लिम लीग सभी बातों में 50% प्रतिनिधित्व की मांग पर अड़ी रहती है, जो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुसलमान और अछूत आमने सामने आ जाएंगे। मुस्लिम लीग के इस राजनीतिक दृष्टिकोण के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि अछूतों ने न केवल एक साथी खो दिया बल्कि उन्होंने एक दोस्त भी खो दिया है। अब मैं आपको यह बात बताता हूं जो कि मेरे अनुसार आपकी राजनीतिक मांगे होनी चाहिए। इससे हमारी स्थिति स्पष्ट होगी। हमारे लोग जानेंगे कि हम क्या चाहते हैं। हमारे विरोधियों की हमारी मांगों का पता चलेगा। सर्वप्रथम आपको इस बात पर जोर देना चाहिए कि आपको भारत के राष्ट्रीय जीवन में एक स्वतंत्र और पृथक तत्व के रूप में पहचाना जाए। अछूतों को हिंदुओं से एक अलग तत्व के रूप में पहचान दिलाने में असफलता आपको दलित ही रखेगी, जिससे उनका दमन और शोषण होगा। अगली मांग के रूप में आप वास्तव प्रस्ताव सामने रखें कि अछूतों की शिक्षा के लिए प्रत्येक प्रांत में बजट में वार्षिक रूप से एक राशि अलग रखी जाए। इस बात का संविधान में प्रावधान किया जाए। आप न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा के लिए भी ऐसी राशि की मांग कर सकते हैं। तीसरी, आपको यह मांग करनी चाहिए कि लोक सेवाओं में पदों की एक निश्चित संख्या अछूत के लिए आरक्षित की जाए। यह बहुत आवश्यक है। हमें दुख गलत प्रशासन के कारण उठाने पड़ते हैं, न कि गलत कानूनों के कारण। प्रशासन खराब है क्योंकि वह हिंदू जाति के हाथों में है, जो अपने सामाजिक पूर्वाग्रहों को प्रशासन में ले आते हैं और अछूतों को किसी न किसी कारण से लगातार समान लाभ के सिद्धांत के आधार पर लाभ देने से मना करते हैं, जो कि उनकी हकमारी है। चौथा, आपको केंद्रीय और प्रांतीय कार्यपालिकाओं में अछूतों के लिए प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहिए। इन स्थितियों पर रहने वालों के पास वह शक्ति होती है जो घटनाओं के क्रम को निर्देशित कर सकते हैं और केवल वे ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मामलों में नए स्वागत योग्य परिवर्तन लागू कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मांग है अछूतों की नई बस्तियों की परियोजना का है, जो कि हिंदू गांवों से अलग और स्वतंत्र हो। पूरे भारत में लगभग 7 लाख हिंदू गांव फैले हुए हैं और प्रत्येक हिंदू गांव से जुड़ी हुई अछूतों की एक छोटी सी बस्ती। अछूतों को यह बस्ती आमतौर पर जनसंख्या की दृष्टि से उस हिंदू गांव जिसमें वह जुड़ी हुई है के तुलनात्मक रूप से बहुत छोटी है। दूसरे अछूतों को यह बस्ती आर्थिक रूप से संसाधनहीन है और इसमें सुधार के कोई अवसर भी नहीं है। यह बस्ती अपरिहार्य रूप से भूमिहीन आबादी की होती है। अछूत होने के नाते यह कुछ भी बेच नहीं सकते क्योंकि कोई भी
किसी अछूत से कुछ नहीं खरीदेगा। यह पूर्ण रूप से ऐसी आबादी है जो निराश्रय और अपनी आजीविका के लिए हिंदू गांव पर आश्रित है। यह अपना जीवन भोजन मांगकर अथवा थोड़ी सी मजदूरी पर अपना आश्रय लेकर करती है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ऐसी किसी स्थापना में अछूत इतनी शताब्दियों से खराब स्थिति में क्यों रहे हैं। हिंदू गांव की तुलना में अछूत किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं कर सकते, संख्या में कम और आर्थिक दृष्टिकोण से गरीब है। यदि यह गांव प्रणाली अपनी वर्तमान रूप से जारी रहती है तो अछूत कभी भी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, चाहे वह सामाजिक हो अथवा आर्थिक हो, और कभी भी हीनता की उस भावना से नहीं निकल पाएंगे जो उन्होंने अपनी सामाजिक और आर्थिक निर्भरता की अवस्था में परिणाम स्वरूप पाई है। इसलिए इस गांव प्रणाली को तोड़ना ही होगा। मेरा सुझाव है कि आपको संविधान में अछूतों के लिए स्वतंत्र और विशिष्ट नए गांवों को बनाने के लिए व्यवस्था की जाने पर बल देना चाहिए, वह भी लोक लागत पर केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाए। ऐसी बहुत सी कृषि योग्य भूमि है जो सरकार की संपत्ति है और उस पर किसी का अधिकार नहीं है। अछूतों के नए गांव की स्कीम को अमलीजामा पहनाने के प्रयोजन से आपको आरक्षित किया जा सकता है। सरकार निजी स्वामियों से बाहर की खाली भूमि खरीद सकती है और उसे इस प्रयोजन के लिए उपयोग में ला सकती है। हरिजनों को उनकी वर्तमान बस्तियों से हटाकर इन नए गांव में ले जाने और वहां पर उन्हें स्वतंत्र किसान के रूप में बसाने का कार्य कठिन नहीं होगा। यह इतना महत्वपूर्ण है कि हमें संविधान के माध्यम से इस स्कीम को बनाने पर जोर देना चाहिए और इसे केंद्रीय सरकार का एक दायित्व बना दिया जाना चाहिए। यदि किसी तानाशाही को समाप्त किए जाने की आवश्यकता है तो यह विषाक्त नाजी तानाशाही है। महत्व इस बात का है कि इसका जातीय आधार भारतीयों के लिए एक निश्चित खतरा है। हम सभी को यह देखने का एक बहुत भारी दायित्व मिला है कि मानवीय संसाधनों के शासकीय सिद्धांतों के रूप में लोकतंत्र कहीं इस पृथ्वी से समाप्त न हो जाए। यदि हमको इसमें विश्वास है तो हमें इसके लिए सही और वफादार दोनों ही होना होगा। हमारे द्वारा जो कुछ भी किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है वह स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांत को उखाड़ने के लिए लोकतंत्र के शत्रुओं की सहायता न करें। आइए हम सब लोग कुछ ऐसा करें जिससे लोकतांत्रिक सभ्यता के आधार पर हम अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ चल सके। यदि लोकतंत्र जीवित रहता है तो हम निश्चित तौर पर इसके फल प्राप्त करेंगे। यदि लोकतंत्र समाप्त हो जाता है तो यह हमारा विनाश होगा, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसलमानों और अछूतों की स्थिति में पर्याप्त अंतर है, हालांकि दोनों ही अल्पसंख्यक माना जाता है। दलित समुदाय की तुलना में मुसलमान समुदाय बहुत संपन्न है। अंग्रेजों के ज़माने से पहले तक वे इस देश के शासक थे। इस प्रकार विगत में उनकी स्थिति श्रेष्ठ रही है और आप उनके द्वारा की गई प्रगति निश्चित तौर पर हमसे बहुत अधिक है। शताब्दियों से हमारा शोषण होता रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति निर्धनता की पराकाष्ठा की द्योतक है। हम केवल जनसंख्या के आधार पर मुसलमानों से अपनी तुलना नहीं कर सकते। हमें प्रारंभ से ही केवल अपने प्रयासों पर भरोसा करते हुए अपने लिए कार्य करना होगा। हमें अपने समुदाय को ऊंचा उठाना होगा। निश्चित तौर पर मेरा विचार है कि देश के राजनीतिक अधिकारों को हिंदू, मुसलमानों और दलित वर्गों के बीच बांटा जाना चाहिए। दलित वर्गों को कानून के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों के साथ देश की सरकार में उचित हिस्सा मिलना चाहिए। यह मेरी बहुत बड़ी इच्छा है कि हमारे संगठन के भवन न केवल प्रत्येक प्रांत बल्कि प्रत्येक नगर में हो, जो कि कार्यालय और क्रियाकलाप के केंद्र के रूप में कार्य करे।